नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे साथियों को जैसा कि पता है कि हम प्रतिदिन जो अपने करंट अफेयर्स देखते हैं, उसी करंट अफेयर्स का एक सप्ताह का जो रिवीजन है वो हम वीकली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फिर अगर हम बात करें कि वीकली करंट अफेयर्स में ऐसा क्या खास रहेगा, तो इसमें खास क्या रहने वाला है कि जो भी पिछले सप्ताह में हमने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में अध्ययन किया था जिन प्रश्नों का, उनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए शानदार कंटेंट के अकॉर्डिंग जो प्रश्न देखा जाए, जो आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, उन प्रश्नों को आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो फटाफट से इस क्लास के साथ आप जुड़िएगा और इस क्लास को जल्दी से आप सभी प्यारे मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और जितने मित्र इस समय इस लाइव को देख रहे हैं, आप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को अपने लाइक भी कर देना। और मैं एक बात और आपको बता दूं प्यारे मित्रों की, ये क्लास जो है आज आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिलेगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर देना बाद में, फिर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा और मंडे को हम मिलेंगे। क्योंकि आज इस वजह से रिकॉर्डेड आपको दे रहे हैं कि एक तो आपका समय जो है वो फिक्स बना रहे, और दूसरी बात अपना जो टाइम है उसका मैनेजमेंट एक अच्छे से हो। आज मुझे किसी कारणवश अपने शाम के समय काम है, तो उस वजह से मैं अपने बिजी रहूंगा मेरे कार्यों में। इस वजह से मैंने आपके विद्यार्थियों का हित देखते हुए इस क्लास को आज दिन में ही रिकॉर्ड करके आपके लिए तैयार किया है। आप जरूर इस क्लास को देखें। इतनी गजब की क्लास ये आपके बीच होने वाली है जिसकी आप बात करोगे कि क्या गजब आज पढ़ाया है। तो आते हैं अब अपने कंटेंट पर बढ़ते हैं। आज का अपना सवाल था, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ा रखा था कि हाल ही में चर्चा में रही तीजन बाई का संबंध अपने किस गीत से आ जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि तीजन बाई अपने एक लोक कलाकार हैं और गीतों को गाती है। इनका संबंध अपने आ जाता है छत्तीसगढ़ से। अब अपने तीजन बाई जो है, इनका संबंध आपके कौन से गीत से आता है, तो इस गीत का नाम आपके आ जाता है पंडावनी गीत। ध्यान रखना। अगर मैं प्यारे मित्रों इस लावनी गीत की बात करूं आपके सामने, तो वैसे लावनी गीत आपके जो मूल रूप से है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और देखा जाए तो लावनी का अर्थ होता है बुलाना। जब एक नायिका अपने नायक को बुलाती है ना, तब गीत गाती है, उसका नाम क्या है, लावनी गीत। फिर बाउले गीत की मैं बात करूं तो ये बाउले गीत आपके एक राज्य का है और उस राज्य का नाम आ जाता है आपके पश्चिम बंगाल। ये भी आपको याद रखना है। और पंडावनी गीत की बात करें तो इस गीत का संबंध भी आपके आ जाता है छत्तीसगढ़ से। पर अपने राजस्थान में एक लोक कलाकार वाला चैप्टर दे रखा था, इसलिए अपन ने तीजन बाई का एक सवाल उठाया था। और तीजन बाई का संबंध अपने किस गीत से आता है, तो पंडावनी गीत से आ जाता है। फिर अपन बात करें कि हाल ही में राजस्थान का पांडुपोल हनुमान मंदिर चर्चा में रहा, यह किस जिले में स्थित है। बड़ा शानदार सवाल है। पांडुपोल हनुमान मंदिर आपके चर्चा में रहा। मैंने आपको बताया था कि पांडुपोल हनुमान मंदिर जो है अपने ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और ऐसा बालाजी का मंदिर है जो आपके महाभारत कालीन माना जाता है। महाभारत कालीन इसलिए माना जाता है कि कहते हैं कि जब अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव अपने राजस्थान में घूम रहे थे, तब भीम ने किसी एक पहाड़ी पर गदा मारकर वहां से एक रास्ता बनाया था। उसी रास्ते पर कहते हैं कि अपने भीम का घमंड तोड़ने के लिए अपने जो हनुमान जी और बालाजी थे, इन्होंने अपनी पूंछ वहां पर लटका दी थी और उस पूंछ को कहा था कि अगर इसमें भीम तेरे में ताकत जितनी है वो तू लगा ले, और अगर तूने मेरी पूंछ को उठा दिया मैं मान जाऊंगा तू बहुत ताकतवर है। इसलिए अपने पांडुपोल हनुमान मंदिर ये चर्चा में रहता है और महाभारत कालीन है। पांडुपोल हनुमान मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका मेला आपके अलवर जिले में और एक तिथि को पड़ता है। इसकी तारीख आपको याद रखनी है। इसकी तारीख आ जाती है आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ये एकमात्र ऐसा मेला है बालाजी का जो गणेश चतुर्थी को आयोजित होता है। बाकी जितने भी मेले हैं बालाजी के, सबके सब अपने हनुमान जयंती को आयोजित होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव आता है आपका चैत्र पूर्णिमा, ये भी याद रखना। फिर मैंने कहा था कि पांडुपोल हनुमान जो मंदिर है, इसमें अपने बालाजी या हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसमें बालाजी को कैसे दिखाया गया, तो शयन मुद्रा में दिखाया गया, यानी वो सोते हुए अपने दिखाई देते हैं। कौन सी स्थान पर, अलवर में पांडुपोल। अगला सवाल देखो, हाल ही में किस तिथि को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मनाया गया। आपको पढ़ाया मैंने कि 5 दिन मुख्यमंत्री ने तय किए थे और राजस्थान सरकार ने जो भी एक साल में काम किए हैं उस एक साल के कार्यों की उपलब्धि को सरकार ने गिनाने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम स्टार्ट किया था। उसमें पहला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 12 दिसंबर को और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि 12 दिसंबर को आपके कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो इसको प्रारंभ किया गया था आपके मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से। अब आपका प्रश्न बन सकता है
कि मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से जो ये अपने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव प्रारंभ किया गया था, ये कौन से जिले में आता है? तो ये अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में आ जाता है। तो यहीं से इन्होंने ये प्रारंभ किया था, ध्यान रखना। फिर हम 13 दिसंबर देखें तो 13 दिसंबर अपने इन्होंने कार्यक्रम किया और अजमेर जिले में कोई एक स्थान पड़ता है कायड़, यहाँ पर प्रोग्राम किया था। और ये कार्यक्रम किसको समर्पित था? तो ये किसानों को समर्पित था, जिसका नाम रखा गया था किसान कल्याण कार्यक्रम। ये किसान कल्याण कार्यक्रम आपके 13 दिसंबर को सरकार की तरफ से अपने लॉन्च किया गया था और ये कायड़ अजमेर में हुआ था। फिर मैं दो चीजें और बताऊं कि अगर जैसे आपसे पूछा रहे कि 14 दिसंबर का दिन जो था वो सरकार ने कहाँ आयोजित किया था? 14 दिसंबर के दिन सरकार ने ये उदयपुर में अपने महिलाओं को समर्पित एक कार्यक्रम किया था और महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम किया था जिसका इन्होंने नाम रखा था लखपति दीदी सम्मेलन। तो ये लखपति जो दीदी सम्मेलन है ये आपका 14 दिसंबर के दिन राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था, जहां से मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने लाडो प्रोत्साहन योजना को भी प्रारंभ किया गया था। फिर आपके आ जाती है एक तारीख 15 दिसंबर का दिन। 15 दिसंबर के दिन अपने सरकार के द्वारा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए गए थे। तो ये भी याद रखना कि राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन आपके कहाँ हुआ था? जयपुर में। कौन सी तारीख को? 15 को। रोजगार उत्सव कब हुआ? 12 दिसंबर को। कहाँ हुआ? जोधपुर में, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में। ये तमाम चीजें आपके सामने आती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसे एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय प्रिंसिपल पुरस्कार दिया जाता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अध्यापक हो और अध्यापक अगर प्रिंसिपल के अंतर्गत आता हो और उस प्रिंसिपल ने एक बेटर कार्य किया हो एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक राष्ट्रीय प्रिंसिपल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार देता है अपना कौन सा? तो एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के रूप में इसको दिया जाता है। और ये पुरस्कार आपके जयपुर की एक प्रिंसिपल को मिला है, उनका नाम आ जाता है आपके जयपुर की प्रिंसिपल और उनका नाम हो जाएगा राखी निर्वाण। क्या नाम हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो राखी निर्वाण को मिला था ये पुरस्कार, ये ध्यान रखना। अब डॉक्टर रुचिका को कौन सा पुरस्कार मिला? तो पढ़ाया मैंने आपको। डॉक्टर रुचिका को तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ऐसे प्रश्न है जो आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है और आपसे गलत करवा सकता है प्रश्नों को ऑप्शन देकर, तो आप इसको ध्यान रखना। फिर हम शीला असोपा की बात करें तो इनका संबंध आपके राजस्थान के जोधपुर जिले से आता है और एक महिला शिक्षिका है, ये भी आपको पता होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि शीला असोपा जोधपुर की और आपके एक आशा रानी सुमन है अलवर की, इन दोनों को 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और अभी हाल ही में 2024 में शीला असोपा को जल संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ये भी आपको याद रखना है। सोनाली सुतार आपके बीकानेर की है, मैंने आपको करवाया था कि इन्हें राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार मिला है और इनकी रचना का नाम आ जाता है सुध सोदेन जग अंगनाई। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न पढ़ो आप। प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव दिखाई दिया, इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मैंने आपको कहा था कि शीत ऋतु प्रारंभ हो गई आपके। अब जैसे शीत ऋतु प्रारंभ हुई ना, तब क्या होता है कि अपना जो हिमालय है, इस हिमालय से अपने क्या होता है कि हवाएं चलती हैं और हिमालय से जब हवा बहती है तब ये ठंडी हवाएं आती है अपने राजस्थान की तरफ से। ऐसी घटना को ज्योग्राफी में कहा जाता है शीतलहर। इन शीतलहर का राजस्थान में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट देखा जाता है वो आपके राजस्थान के बीकानेर, चूरू और सीकर जिलों में देखा जाता। मैंने आपको पढ़ाया था इसको ट्रिक के साथ कि अगर किसी व्यक्ति को ठंड लगे तो वो व्यक्ति कहाँ चला जाए? BSc नर्सिंग करने वाले के पास चला जाओ, यानी बीकानेर, सीकर और चूरू तीनों जिले आते हैं तुम्हारे शीतलहर में। ये आपको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल था राज्य सरकार की उड़ान योजना चर्चा में रही, इसका संबंध किससे है? मैंने आपको पढ़ाया है कि राजस्थान सरकार में एक उड़ान योजना को शुरू किया गया था और इसको एक डिपार्टमेंट ने शुरू किया था, उसका नाम था स्वायत्त शासन विभाग। ये ऐसी उड़ान योजना को शुरू किया गया था जो महिलाओं के विकास से रिलेटेड थी, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड थी, क्योंकि कोई एक महिला
जब उसका मासिक धर्म आता है तब उस महिला के द्वारा जो मासिक धर्म के समय अपने ब्लड को रोकने के लिए जो वस्त्र या कपड़ा प्रयोग में लिया जाता ना, कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं जो बेचारी जिनको जानकारी नहीं होती है उनके द्वारा अगर किसी गंदे कपड़े को इस्तेमाल कर लिया गया है तो उससे हो सकता है कि ब्लड कैंसर बढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने अपने महिलाओं को और बालिकाओं को अपने रोजगार बालिकाओं और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन जो है वो दिए थे, वो एक योजना के अंतर्गत दिए गए। उस योजना का नाम आ जाता है आपके उड़ान योजना। तो बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए उड़ान योजना शुरू की थी गहलोत साहब ने। ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला देखो, देखें राज्य सरकार ने हाल ही में खेमराज कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है। इस कमेटी का संबंध किससे है? मैंने पढ़ाया था कि अशोक गहलोत सरकार ने खेमराज कमेटी का गठन किया था और सरकार ने कहा था कि कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर काम करता है और वो व्यक्ति अगर उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा तो इस तरीके से उस व्यक्ति के अंदर प्रमोशन नहीं होने का मोटिवेशन कैसे आएगा, वो काम कैसे करेगा, इसलिए उसकी वेतन विसंगति को दूर करो। इसलिए गहलोत सरकार ने अपने किस कमेटी का गठन किया था? खेमराज कमेटी। अभी सरकार बदल गई और भजनलाल सरकार ने कहा कि जो गहलोत के कार्यकाल में खेमराज कमेटी बनी थी हम उसकी रिकमेंडेशन को, उसकी सिफारिश को लागू करने की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए ये अपने चर्चा में रही। तो याद रखना खेमराज कमेटी वेतन विसंगति दूर करने से रिलेटेड है। अगला सवाल देखो, के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा साल 2024 का व्यास सम्मान किसको दिया गया? बड़ा अच्छा सवाल है। अब के बिरला जो फाउंडेशन है आपका जो नई दिल्ली है, इसके द्वारा 2024 में एक पुरस्कार मिला, उसका नाम रखा गया व्यास सम्मान। मैंने आपको बताया था कौन देश को वाणी एक रचना आती है अपने और उस साहित्यकार का नाम आ जाता है आपके सूर्यबाला। इन्हें ये व्यास सम्मान मिला है 2024 का, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। अगला सवाल पढ़ते हैं, राज्य के किस स्थान पर ट्यूबरक्लोसिस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैंने आपको पढ़ा रखा कि अपने राजस्थान सरकार ने क्या किया कि अभी जो 8 दिसंबर का दिन था, इस 8 दिसंबर 2024 के दिन राजस्थान सरकार ने टीबी को खत्म करने के लिए 100 दिवसीय अपने एक टीबी मुक्त भारत अभियान को चलाया। अब टीबी मुक्त जो ये अपने अभियान चलाया गया है, ये 100 दिवसीय एक अभियान है जिसका लक्ष्य रखा गया कि हम 100 दिन में इसको खत्म करेंगे टीबी को। अब ट्यूबरक्लोसिस या जो क्षय रोग है ये एक बैक्टीरियल बीमारी है और आप सबको पता होगा ये ऐसा कार्यक्रम इसने राजस्थान सरकार ने अपने राजस्थान के 5 जिलों में चलाया, जिसमें से एक जिला आपके आ जाता है झालावाड़, और फिर मैंने आपको बताया था एक जिला आपके आ जाता है इसमें अपना, और एक आपका आ जाएगा कोटा, साथ ही एक आपका जिला आता है और उस जिले का नाम आ जाता है बारां, और एक आपका जिला आता है राजसमंद, और एक जिला और है जिसका नाम आपके आ जाएगा और उसका नाम आता है आपके हनुमानगढ़। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनमें टीबी के अभी भी कुछ मरीज हैं, इसलिए सरकार ने कहा कि हम इन 5 जिलों में टीबी को खत्म करने के लिए 100 दिन का एक मुक्त अभियान चला रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब इसी के लिए ट्यूबरक्लोसिस जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ना कि भाई इस टीबी को कैसे खत्म करें, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और ऐसा कार्यक्रम आपके राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित हुआ है। ये भी बड़ा गजब का सवाल आपके बन सकता है। अगला सवाल पढ़ो आप, राजस्थान में किस स्थान पर खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? बड़ा गजब का सवाल। किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा प्रयास था कि हमारे सवाई माधोपुर जिले में खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता जो मैनेजमेंट है ये इंस्टीट्यूट वहां खुले, और उनके प्रयासों से ये उनके प्रयास भी सफल रहे। और ये कहाँ खोला जाएगा? सवाई माधोपुर में, क्योंकि आपको पता है किरोड़ीलाल मीणा का विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर, और अभी अपने कैबिनेट मंत्री है जिनके पास में अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास है, साथ ही उद्यमशीलता का डिपार्टमेंट भी उनको पास है। इस तरीके से वो सवाई माधोपुर लेकर गए हैं खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान। अति इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकता है, इसको भी अच्छे से आप पढ़कर याद रखना। आ जाओ अगले सवाल की ओर। यूनेस्को की सहयोगी एक संस्था है जिसने यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेशन की स्ट्रेटेजिक काउंसिल
परिषद का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया है। अब यूनेस्को की एक सहयोगी जिसने अपने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने वाले जयपुर के एक व्यक्ति आ जाते हैं और उनका नाम आ जाता है डॉक्टर बलबीर एस तोमर। इन्हें अपने स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है और ये यूनेस्को की एक सहयोगी संस्था मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला सवाल देखें कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 14 दिसंबर को किस स्थान पर लखपति दीदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभी पढ़ाया था कि लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन आपके 14 दिसंबर को राजस्थान के किस जिले में किया गया था, तो ये आपके उदयपुर आता है। अगला सवाल देखो आप, अल्ट्रा मैराथन दौड़ प्रतियोगिता 2024 के बारे में क्या कथन सही है। ये देखो, इसका आयोजन प्रत्येक साल हेलरेस कंपनी करवाती है और ये दौड़ जैसलमेर से लोंगेवाला तक होती है। जैसलमेर से लोंगेवाला वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, वहां तक होती है। और इस दौड़ में इस बार देश के 900 युवाओं ने भाग लिया है। ये तमाम ऑप्शन इसके करेक्ट आ जाते हैं। अब ये क्यों की जाती, क्योंकि आप सबको मैंने पढ़ाया था कि 16 दिसंबर 1971 की बात है जिसमें अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक भयंकर लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल टेक कर खड़ा कर दिया था और घुटनों के बल इनको झुकना पड़ा था। इसी विजय उपलक्ष्य में ये अल्ट्रा मैराथन दौड़ हर साल होती है जिसको हेल रेस कंपनी करवाती है और ये जैसलमेर से लोंगेवाले तक होती है। मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐसा सिस्टम था कि 50 किलोमीटर, एक 100 किलोमीटर की दौड़ थी और एक आपके 160 किलोमीटर। इस प्रकार से इसमें कुछ दौड़ों के अपने नाम भी दिए गए थे, ये भी याद रख लेना। चलो अगला सवाल है, बीएसएफ हवलदार भरत सिंह को सैन्य सम्मान अंत्येष्टि प्रदान की गई, इसका संबंध किस जिले से है। आपको पता है कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स है, इसकी स्थापना आपके कब हुई थी, तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी आपके 1 दिसंबर 1965 में। अब यही बीएसएफ है जिसका साल 2024 में अपने 60वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया और ये 60वें नंबर का इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया, इसका आयोजन आपके राजस्थान के एक जिले में किया गया। उस जिले का नाम आपके आ जाता है जोधपुर। और आपको पढ़ाया था कि जोधपुर में इसका आयोजन किया, उसमें देश के गृह मंत्री ने भाग लिया था और इस आयोजन की अध्यक्षता की थी, उनका नाम आ जाता है अमित शाह। अमित शाह के द्वारा ही यहाँ अपने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची एक प्रतिमा का निर्माण भी किया गया, ये ध्यान रखना। तो भरत सिंह का नाम आया है जो कि अपने वीर गति को प्राप्त हो गए भारत माता की सहायता के लिए, इसलिए हवलदार भरत सिंह को सैन्य सम्मान अंत्येष्टि प्रदान किया गया। ये अपने राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले थे। अच्छा प्रश्न आपके बन सकता है। अगला सवाल देखो, 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन मनाया गया, इनकी जन्मभूमि है। मैंने आपको पढ़ाया था कि भजनलाल जी जो आपके राजस्थान के अपने अभी मुख्यमंत्री हैं, इनका जन्म हुआ था भरतपुर में। और अगर हम इनकी बात करें तो वैसे इनकी कर्मस्थली तो पूरा राजस्थान ही हो चुका है और इन्होंने अपने सांगानेर नाम की एक विधानसभा है जयपुर में, इसी सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और इसी सांगानेर विधानसभा से चुनाव जीतकर अपने कहां पहुंचे, विधानसभा। और केंद्रीय नेतृत्व ने इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और राजस्थान में इनको अपने राजस्थान का 14वें नंबर का क्या बना दिया, मुख्यमंत्री। तो ये 14वें नंबर के सीएम बने हैं भजनलाल जी शर्मा और इनकी जन्मस्थली पूछे तो ये भरतपुर। एक ऐसा बंदा जो सामान्य क्षेत्र से निकला, सरपंच के पद पर रहा, धीरे धीरे व्यक्ति ने काम करते हुए सीएम की कुर्सी तक का सफर किया, ऐसे मुख्यमंत्री हैं आपके राजस्थान के आपके भजनलाल जी। लालों में एक ही लाल, और वो लाल कौन से हैं, भजनलाल, याद रखना। आ जाओ अगले प्रश्न पर। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट की गई। अब देखो, अपने राजस्थान सरकार ने कह रखा है कि कोई भी राजस्थान का खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर पर या किसी एक वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो उसको राजस्थान सरकार अपने कुछ राशि देती है। गोल्ड मेडल जीतने वाले को तो 3 करोड़ की राशि देगी और सरकार के द्वारा कहा गया कि जो कोई सिल्वर मेडल जीते उसको हम 2 करोड़ देंगे, और कोई खिलाड़ी ओलंपिक वगैरह में अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उस व्यक्ति को हम क्या देंगे, 1 करोड़। अब पेरिस पैरा ओलंपिक जो हुआ ना, इसमें एक तो आपके सुंदर गुजर का नाम आता है
और ये सुंदर गुजर आपके राजस्थान में करौली के हैं और इनका संबंध अपने एक खेल से आता है। इनका खेल हो जाएगा आपके भाला फेंक। फिर हम सुंदर गुजर की बात करें तो इनके गुरु का नाम आ जाता है महावीर सैनी। ये भी सवाल अच्छा बनेगा आने वाले दिनों में। और अपने सुंदर गुजर के जो गुरु हैं ये महावीर सैनी, ये अपने गंगानगर जिले में सूरतगढ़ नाम की जगह पड़ती है, यहाँ से संबंधित है। ये भी करंट में है क्योंकि इन्हें साल 2023 का भारत सरकार द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया गया और उस पुरस्कार का नाम आ जाता है आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? महावीर सैनी, जो किस खिलाड़ी के गुरु हैं? तो सुंदर गुजर के। और सुंदर गुजर भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इनकी श्रेणी पूछे तो ये F46 कैटेगरी के अंतर्गत खेलते हैं और इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी ध्यान रखना। अवनी लेखरा आपके शूटिंग की खिलाड़ी हैं और निशानेबाज हैं। इन्होंने तो पेरिस पैरा ओलंपिक में झंडे गाड़ दिए और भारत का नाम उस विश्व के पटल पर गुंजा दिया। ऐसी खिलाड़ी अवनी लेखरा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक के बाद में डायरेक्ट पेरिस पैरा ओलंपिक में भी अपने नाम गोल्ड मेडल किया, तो इन्हें तो 3 करोड़ मिले। और मोना अग्रवाल आपके राजस्थान में शूटिंग की खिलाड़ी, जिन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसलिए मोना अग्रवाल और सुंदर गुजर दोनों खिलाड़ियों को अपने राजस्थान सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया। और अवनी लेखरा जो कि आपके शूटिंग की खिलाड़ी है, इसने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए अवनी लेखरा को अपने राशि दी गई है प्यारे मित्रों 3 करोड़ रुपए। और याद रखिएगा, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो आपके आ जाती है अवनी लेखरा, जो जयपुर से हैं। चलो अगला सवाल देखो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? अब देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने अपने राजस्थान में या पूरे भारत की रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये रक्षा विमानन प्रदर्शनी आपके जो की गई है, ये अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में हुई है और इसका उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। अगला सवाल। राजस्थान के वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आप सबको पता है कि मानवाधिकार आयोग आपके 1999 में स्थापित हो गया था, लेकिन इसने 2000 से काम करना शुरू किया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम आ जाता है गंगाराम मूलचंदानी। जबकि प्रहलाद सिंह टांक आपके ये राजस्थान में जो अपना माटी शिल्प कला बोर्ड है उसके अध्यक्ष है। मोहनलाल लाठर राज्य सूचना आयुक्त हैं। मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये याद रखना। 16वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक किसको चुना गया? आपको पता है कि 25 साल की उम्र में रविंद्र सिंह बाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और इस बंदे को अपने सबसे जोरदार और सबसे युवा विधायक के रूप में चुना गया। अगर अपने रविंद्र सिंह बाटी की पूछें कि इनकी जो विधानसभा है, इनकी विधानसभा क्षेत्र का नाम बताइए। अब रविंद्र सिंह बाटी का विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अपने बाड़मेर जिले में, अब तो बालोतरा के अंतर्गत आता है, इन्होंने किस विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने शिव विधानसभा से चुनाव लड़ा और भगवान शिव जैसे दिखने वाले अपने रविंद्र सिंह बाटी गजब का कीर्तिमान रच कर गए और 16वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक बनकर गए। ये अंशुमान सिंह बाटी, ये भी युवा विधायक हैं। तो अंशुमान सिंह बाटी का संबंध आपके आ जाता है बीकानेर से और कोलायत नाम की विधानसभा पड़ती है, ये यहाँ से चुनाव लड़े। दिया कुमारी आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली विधायक बनी है और अभी वर्तमान में ये विधानसभा में भी क्या है, अपने राजस्थान सरकार में भी उप मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने चुनाव लड़ा था आपके जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा से, जहां 71,368 वोटों से जीत हासिल की थी दिया कुमारी ने। मुकेश बाकुर ये आपके INC के विधायक हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, और इन्होंने चुनाव लड़ा था आपके लाडनू से। ये आपके बात हो गई इस प्रश्न की। आओ अगले प्रश्न पर। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन बताइएगा, गलत कौन सा है? इसका शुभारंभ आपके 14 दिसंबर 2024 को हुआ। बिल्कुल, इसको राजश्री योजना के स्थान पर लाया गया। आप सबको पता हो कि पहले अपने जब वसुंधरा सरकार हुआ करती थी, तब
1 जून 2016 को राजश्री योजना शुरू की गई थी और इसमें कहा गया था कि हम बालिका के जन्म पर हम क्या करेंगे कि 50,000 रुपये की राशि देंगे। ये राजश्री योजना थी। इसी राजश्री योजना को ट्रांसफर करके अब लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया और 50,000 की जगह अब राशि इसमें 1 लाख रुपए कर दी, जो 7 किस्तों में मिलेंगे। जन्म पर, टीकाकरण पर, पहली कक्षा, कक्षा 6 में, कक्षा 10, कक्षा 12 और ग्रेजुएशन, इस तरीके से 7 किस्तों में प्रोत्साहन योजना जो है लाडो वाली, इसमें 1 लाख रुपए देंगे। अब इस योजना का प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? उसको मिलेगा जिसका जन्म आपके 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ। उस बालिका को लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। उसने पूछा कि गलत कौन सा है, तो गलत यह है क्योंकि 50,000 रुपए की राशि नहीं, इस 50,000 रुपए की जगह इस लाडो प्रोत्साहन राशि में आपके कितने रुपए कर दिए गए? तो ये कर दिए गए 1 लाख रुपए, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किस थीम पर किया गया? देखो, थीम आपसे पूछे तो 1 वर्ष उत्कृष्ट परिणाम, कि हमारी 1 साल पूरा हुआ है सरकार को और 1 साल में हमने बेटर काम करके दिया है। इस थीम पर राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया है और इसका आयोजन 15 दिसंबर को जयपुर में किया गया, 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा धार्मिक और पर्यटन स्थल पूंछरी का लोठा कहाँ स्थित है? वाह भाई वाह, गजब का सवाल। धार्मिक और पर्यटन स्थल जो आपके भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हुआ करते थे लोठा जी, उनसे रिलेटेड है और ये पूंछरी का लोठा स्थान पूछे तो ये आपके राजस्थान के अभी वर्तमान में डीग जिले के अंतर्गत आता है। बड़ा गजब का सवाल ये है। फिर देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना आपके 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय आपके आ जाता है देबारी में। देबारी स्थान आपके कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इसी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने क्या किया कि दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क बनाएगा जिसमें 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ऐसा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क इसके द्वारा अपने चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान पड़ता है चंदेरिया, यहाँ बनाया जाएगा और इसने लगभग 8 लाख गीगा जूल ऊर्जा को भी बचाया है। राजसखी पोर्टल लॉन्च किया जिसमें आदिवासी क्षेत्र की 25,000 महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सलूम्बर जिले की डुगोचा खान जो आती है सोने की, उसका लाइसेंस भी अपने नाम किया है। ये तमाम चीजें इससे आती हैं। चलो अगला सवाल है, राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 के बारे में सही कथन कौन सा है? ये राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला आपके 15 दिसंबर 2024 को जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। ये इसका उद्देश्य था कि हम राजस्थान में ग्रामीण जो उत्पाद हैं, ग्रामीण क्षेत्र के प्रोडक्ट हैं, उनको बढ़ावा देंगे, साथ ही इसमें महिलाओं को सशक्त भी बनाया जाएगा। इसलिए राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला आपके 15 दिसंबर को जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। चलो अगला सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाएगी? बड़ा अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसकी घोषणा भी सरकार ने अपने की है और सरकार ने कहा कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई एक दुर्लभ बीमारी हो गई, जैसे एक उदाहरण के रूप में थैलेसीमिया नाम की आपके एक बीमारी आती है। अब थैलेसीमिया बीमारी जो हो गई उस बच्चे को, तो उसको बार बार अपने ब्लड की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में घर वाले क्या करें कि उस बच्चे का पोषण करें, खुद का करें। इस प्रकार से सरकार ने कहा कि ऐसा कोई बच्चा जो अगर ऐसी बीमारी से पीड़ित है तो उस बालक के लिए सरकार प्रत्येक महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता करेगी। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना आ जाती है। अगला सवाल पढ़िएगा। सवाल है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सही कथन बताओ। मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 41 से 45 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी एक व्यक्ति जो श्रमिक का काम करता है, अगर वो व्यक्ति क्या करे कि 60 साल की अगर जब तक उसकी उम्र होना
तब तक ये 60 साल की उम्र तक अपने 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये व्यक्ति क्या करे कि 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये जमा कर दे। अब 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर ये जमा करेगा ना, तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए वो जिसकी मासिक आय अपने 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब ये व्यक्ति 60 साल की उम्र तक 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करेगा, तो उसके बदले में सरकार ने कहा है कि जैसे उसकी 60 वर्ष उम्र हो जाएगी, उसके बाद राजस्थान सरकार उसको प्रत्येक महीने में 3,000 रुपये की पेंशन देगी। उस योजना का नाम आता है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ये जितने स्टेटमेंट इसमें लिखे हुए हैं, ये तमाम आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे और उपयुक्त सभी जो लिखे हुए हैं इस प्रश्न का ये आंसर होगा, याद रखना। आगे देखो, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में सही कथन नहीं है। 16 दिसंबर 2024 को ये शुरू हुई है। बिल्कुल, इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। बिल्कुल, ये दो स्टेटमेंट तो सही है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 16 दिसंबर को शुरू हुई है। ये योजना सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। नहीं भाई साहब, ये गलत है और यही इसका उत्तर है। केवल ये ऐसी योजना है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रीट वेंडर्स है, कोई एक छोटा सा ठेला लगाता है और अपना रोजगार नहीं मिल पा रहा बेचारे को, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार ने कहा कि हम 80,000 रुपये लोन देंगे। ये आप इसको 1 साल में आराम से किस्तों के साथ में चुका देना और आपको बिना किसी गारंटी के दे रहे हैं और आप अपना रोजगार चालू करें। तो ये योजना केवल स्ट्रीट वेंडर्स और ज़रूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए इसको शुरू किया गया था। गलत पूछा था तो सबके लिए नहीं है, इनके लिए है। चलो अगला सवाल देखो, वीमेन प्रीमियर लीग WPL ने जयपुर की किस महिला क्रिकेटर को मुंबई टीम द्वारा खरीदा गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस तरीके से आपके भारत में IPL होता है, इसी IPL के तर्ज पर अपने WPL का आयोजन किया जाता। अब WPL में एक टीम आ जाती है आपकी मुंबई। इस मुंबई ने क्या किया कि 20 लाख रुपए की बेस्ट प्राइस पर राजस्थान में जयपुर की एक खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया और जयपुर की उस महिला क्रिकेटर का नाम आ जाता है आपके अक्षिता माहेश्वरी। इसी अक्षिता माहेश्वरी को 20 लाख रुपए में मुंबई की टीम द्वारा इसको अपनी टीम में रखा गया, ये याद रखना। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया गया। इस राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस को कब मनाया जाता है? आपको पढ़ा रखा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा जो दिवस है ये आपके 2009 से प्रारंभ हुआ था और मेरे प्यारे मित्रों काफ़ी बार बता दिया राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस आपका मनाया जाता है और इसकी तारीख पूछे तो ये 14 दिसंबर आती है। जबकि आपके विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर है, 16 दिसंबर आपका विजय दिवस है, 18 दिसंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। अगले प्रश्न पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अपने डोलीखेड़ा गांव का चयन राज्यपाल स्मार्ट विलेज में किया गया, यह किस जिले में स्थित है? देखो ये कंफ्यूज कर सकता है। राज्यपाल स्मार्ट विलेज में डोलीखेड़ा गांव का चयन हुआ। अब डोलीखेड़ा गांव का चयन हुआ तो ये तो अपने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आता है। अब यहाँ देखिएगा तुम, ये ब्यावर जो है, इस ब्यावर का एक गाँव आ जाता है देवमाली गाँव, जो भगवान देवधनी के लिए जाना जाता है। इसी देवमाली गाँव को अपने बेस्ट टूरिज्म अवार्ड के रूप में भी इसको शामिल किया गया। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा गांव जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो बेस्ट टूरिज्म जो विलेज अवार्ड है ये देवमाली गांव को मिला है ब्यावर में। लेकिन भीलवाड़ा जिले का डोलीखेड़ा गांव जिसको राज्यपाल स्मार्ट विलेज में शामिल किया गया, ये बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए दोनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से याद रखना, नहीं तो हम गलत कर देंगे। अगला देखो सवाल, हाल ही में राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया? मैंने आपको बताया कि एक अंग्रेज हुआ करता था जिसने एक झील का निर्माण करवाया था फोई सागर का, और इंजीनियर फोई के निर्देशन में बनी थी, इसलिए फोई सागर झील है। इसमें आना सागर झील का पानी डाला जाता। अब राजस्थान सरकार ने कहा कि हम अंग्रेजों को क्यों रखें और इसका नाम बदलकर वरुण देवता जो जल के देवता हैं उनके नाम पर वरुण सागर कर दिया। ऐसी झील आपके आ जाती है फोई सागर, और कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला देखो सवाल, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान का किसके उत्पादन के मामले में देश में पहला स्थान है? पहला रैंक अपना जो आता है ये आ जाता है आपका ऊन उत्पादन में, और लगभग राजस्थान पूरे देश का 47.53% के आसपास ऊन का प्रोडक्शन करता है। जबकि आपकी दूध उत्पादन में बात करें तो दूध उत्पादन में अपनी सेकंड रैंक है राजस्थान की, पहली रैंक इसमें उत्तर प्रदेश की है, ये भी आप
को याद रखना है। काफ़ी सवाल वहाँ बताए थे भी आपको, तो वो डेली आप उस क्लास को देखा करो, वहाँ बेहतरीन कंटेंट देते हैं। यहाँ केवल अपन वीकली रिवीजन करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने होते हैं। चलो, जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 के बारे में सही कथन है। अब जूनियर स्क्वैश जो चैंपियनशिप 2024 ये सिंगापुर में हुई और जयपुर का एक खिलाड़ी सुभाष चौधरी जिसने बॉयज अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और सुभाष चौधरी ने मलेशिया का कोई एक खिलाड़ी है जिसका नाम आ जाता है कैलाश रवि कुमार, इसको हराया। ये तीनों स्टेटमेंट अपने जूनियर स्क्वैश जो आपकी चैंपियनशिप है इसके बारे में सही है। तो याद रखना, जयपुर के सुभाष चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता और मलेशिया के किसको हराया है? कैलाश रवि कुमार को। कहाँ हुई है? सिंगापुर में। अगला सवाल, 14 से 21 दिसंबर 2024 को आयोजित बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लीजिए कि बॉर्डर वाला क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र पर अवैध मादक पदार्थ हुए, अवैध हथियार हुए, इनकी तस्करी होती है। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए अपने एक बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास किया गया, और ये अभ्यास आपके पोखरण फायरिंग रेंज में हुआ है जो जैसलमेर में पड़ता है। इसमें जो भी अपने रोबोटिक डॉग हैं उनको रखा गया, और किसी भी स्थान पर वो रोबोटिक डॉग जाकर पहले अपने चर्चा करेंगे, देखेंगे कि भाई मान लीजिए कि किसी स्थान पर अपने कोई ऐसा स्थान है जिस पर कोई आउट ऑफ जैसे कोई मादक पदार्थ तो नहीं रखा हुआ, कोई एक अलग से हथियार तो नहीं है, इस प्रकार की जानकारी लेगा। इसलिए पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में आपके बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला सवाल, प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ जाकिर हुसैन ने अमेरिका में अंतिम सांस ली, इनका संबंध किस क्षेत्र से? मैंने आपको पढ़ाया था, और जाकिर हुसैन का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से आ जाता है? तबला। तो याद रखिएगा। अगला सवाल, अगले सवाल को आप पढ़िएगा अच्छे से और फिर इसका रिप्लाई करना कि क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन था, बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए किस मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय महिला और बाल विकास का मंत्रालय अपने अन्नपूर्णा देवी के पास है और उनके नेतृत्व में ये अभियान शुरू हुआ है। फिर बताया था सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को स्पेशली कहा है कि 2030 तक कैसे भी करके राजस्थान से बाल विवाह को मुक्त करो, और राजस्थान में जोधपुर जिले की एक महिला जिसने बाल विवाह को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, उसका नाम आ जाता है डॉक्टर कृति भारती। ये तमाम चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अपेक्स यूनिवर्सिटी और ICSSR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंगीकरण एवं क्रियान्वयन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बड़ा बेटर सवाल है, आपको मैंने पढ़ा दिया और पूरा एक शानदार वीडियो बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। ये राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है ना, ये किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो के कस्तूरी जो रंजन है, इनकी अध्यक्षता में इसको अपने तैयार किया गया। अब देखो, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया, और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है इसको अपने एक फॉर्मूले पर लॉन्च किया गया, और ये आधारित है आपके 5-3-3-4 पर। पूरा पढ़ा रखा है, वहाँ उस वीडियो को देख लेना, तुम्हारे एग्जाम में कोई न कोई सवाल यहाँ से जरूर छपेगा। अब ये जो अपने राष्ट्रीय सेमिनार है, इसकी नई शिक्षा नीति के लिए एक अंगीकरण और क्रियान्वयन का उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन तो किया वासुदेव देवनानी ने, लेकिन वास्तव में नई शिक्षा नीति की कार्यशाला का उद्घाटन अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ। वो उद्घाटन आपके किसने किया है? तो वो उद्घाटन किया हरिबाऊ किशनराव बागड़े, जो कि राजस्थान के 45वें नंबर के क्या हैं? राज्यपाल हैं। अगले सवाल की बात करें, हाल ही में 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ERCP परियोजना का शिलान्यास किया गया। मैंने आपको पढ़ाया है कि ERCP, जिसको आप PKC के नाम से भी जानते हो, पार्वती काली सिंध चंबल, और इसी ERCP का विकास जो अध्यक्ष माना जाता है विकास समिति का, वो रामनिवास मीणा को माना जाता, और जिसे पानी वाले बाबा के नाम से जानते हो। इसी ERCP परियोजना का उद्घाटन अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयपुर जिले के दादिया गांव से किया है, ये भी आपको याद रखना है।
हाल ही में अतिक्रमण की खबरों के कारण राजस्थान का आवासन मंडल चर्चा में रहा। राजस्थान आवासन मंडल को हम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 24 फरवरी 1970 में हुई थी। ये गलत टाइपिंग हो गया इसमें, ये 1970 है, इसको आप 1970 कर लेना। इस प्रकार के सवाल जब आ जाते हैं ना, तब अपने लिए बड़ी परेशानी कर जाएंगे। और याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका जो होना है वो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 24 फरवरी 1970। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। बड़ा गजब का सवाल आपके सामने पूरा होता है। अगला सवाल देखो, हाल ही में जयपुर में पौष बड़ा महोत्सव प्रारंभ हो गया। इसकी शुरुआत किस मंदिर से की गई? पौष का माह चल रहा है, हर एक दिन इसमें एक महोत्सव आयोजित होगा। अब ये पौष बड़ा महोत्सव जयपुर में प्रारंभ हुआ ना, इसकी शुरुआत अपने जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर से की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखो, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित फैशन प्रेजेंटेशन ऑफ हैंडलूम का आयोजन कहाँ किया गया? ऐसा आयोजन आपके जो हुआ है ये अपने हवा महल में हुआ है। और राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट जो अपने हस्तशिल्प प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम हुआ है जो आपके जयपुर के हवा महल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? जिसके मुख्य अतिथि राज्यपाल रहे हरिभाऊ किशनराव बागड़े। अभी बता रहा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ है जयपुर में। इसकी कुलपति कौन है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा, ध्यान रखना। अगला सवाल पढ़ो, निम्न में से किसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल सेवा का पुरस्कार दिया गया? दो बंदों को मिलेगा, एक तो इंजीनियर विक्रम को और एक TTE राकेश। दोनों व्यक्तियों को रेल सेवा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा। इन दोनों का संबंध आपके राजस्थान से है। और रेल मंत्री का नाम पूछे तो उनका नाम आ जाता है अश्विनी वैष्णव, जो खुद राजस्थान के जोधपुर जिले के जन्म स्थान से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पढ़ो, निम्न में से किसे पतंजलि शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? मैंने आपको पढ़ाया था। और ये पतंजलि शिक्षा गौरव जो सम्मान है ये अवार्ड अपने दिया गया है किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। मैं देखता चला गया, तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र हैं जिन्हें पतंजलि शिक्षा गौरव सम्मान से अवार्ड दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक साल में कितनी बिजली बचाई है? तो अभी पढ़ा रहा था मैं आपको। और इसने एक साल में लगभग 8 लाख गीगाजूल ऊर्जा को बचाया है। 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ब्लू पोट्री से निर्मित शंख भेंट किया गया, जिसको किसके द्वारा बनाया गया? ये ब्लू पोट्री से निर्मित जो शंख है भजनलाल जी शर्मा ने अपने देश के प्रधानमंत्री किसको भेंट किया है? तो ये भेंट किया है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को और PM मोदी जी को भेंट किया। इसलिए ये शंख चर्चा में रहा, जिस पर एक कमल का फूल खिलता हुआ दिखाया गया। और इसको ब्लू पोट्री के कलाकार ने बनाया, उसका नाम आ जाता है गोपाल सैनी। अगला सवाल, निम्न में से किसे दुबई में दुनिया भर के 50 प्रभावशाली भारतीयों में से एक को चुना गया? दुबई ने एक लिस्ट जारी की है और पूरी दुनिया में 50 लोगों को प्रभावशाली बताया है। उन प्रभावशालियों में से राजस्थान का एक व्यक्ति जो पूरे भारतीयों में से एक रहा है और वो जयपुर जिले का रहा, उस बंदे का नाम आ जाता है अनूप भरतरिया। तो ये भी अच्छा सवाल है। और देखो, नरेंद्र मोदी द्वारा 17 दिसंबर 2024 को 1069 करोड़ की लागत से नवनेरा बांध का लोकार्पण किया गया। ये बांध किस नदी पर निर्मित है? मैंने पढ़ाया आपको कि नवनेरा बांध आपके कोटा जिले में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है कोटा में काली सिंध नदी पर, याद रखना। और चंबल का एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट आने वाला है। चंबल में क्या है कि अपने NCC बटालियन है, इस चंबल की साफ सफाई के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया है, उसका नाम रखा है पुनीत सागर अभियान। तो ये सवाल भी आपके आ सकता है। और बड़ी शानदार एक क्लास लेके आऊँगा अभी आपके 1-2 दिन में, चिंता मत करो, अभियान वाली, ठीक है। चलो अगला सवाल, निम्न में से किस नदी पर जल सेतु बनेगा? जल सेतु यानी एक वाटर ब्रिज बनेगा। और ऐसा वाटर ब्रिज अपने राजस्थान सरकार अपने कौन सी नदी पर बनाने के लिए तैयार है? तो ये सरकार अपने इसको बनाएगी अपने चंबल नदी पर। इस तरीके से इसको याद रखना। तो ये चंबल नदी पर बनेगा जल सेतु। अगला देखो, निम्न में से किस व्यक्ति विशेष को राजस्थान में पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता? मैंने आपको पढ़ाया अभी और रामनिवास मीणा का नाम बताया है। और रामनिवास मीणा अपने टोडाभीम नाम स्थान से संबंधित है। टोडाभीम नामक स्थान आपके करौली जिले में पड़ता है। इस बंदे ने ERCP को अपने
प्रोजेक्ट के रूप में बहुत बड़ा किया और आंदोलन किए जल के लिए, इसलिए 21 जिलों को आज पेयजल और सिंचाई का जल मिला है। इसलिए रामनिवास मीणा को राजस्थान अपने पानी वाले बाबा के नाम से जानता है, जबकि राजेंद्र सिंह अलवर वाले को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, कैलाश सांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलो अगला सवाल, हाल ही में द्रव्यवती नदी स्वच्छता और सुलभ वातावरण के कारण चर्चा में रही, ये किस जिले में प्रवाहित होती है? द्रव्यवती नदी का संबंध आपके राजस्थान के जयपुर जिले से है, याद रखिएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी ने किस चित्रकार की कलाकृति जिसका नाम है द पजल्स ऑफ लाइफ, ये जो इसका चयन है, इसका राज्य पुरस्कार के लिए चयन किया है। ये जो अपने कलाकृति पेंटिंग है, ये जयपुर की चित्रकार जिसका नाम आता है दीपाली, उसको दिया जाएगा। अगला पुरस्कार क्या है? क्वेश्चन, निम्न में से किस राजस्थानी को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स जो प्रैक्टिशनर्स है, इसके चुनाव में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? और ये उपाध्यक्ष आपके जयपुर के एक व्यक्ति को किया गया, उस बंदे का नाम आ जाता है संदीप अग्रवाल। बढ़िया सवाल है। राजस्थान में किस तिथि से राजस्थान सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा? सुशासन दिवस तो आपके आता है 25 दिसंबर को, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन होगा आपके 19 से 24 दिसंबर के बीच। हाल ही में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि आपके कौन गए थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और ये कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी सम्मेलन का आयोजन आपके राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया। किस स्थान पर देश का पहला ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनेगा? मैंने बताया था कि राजस्थान में सामर झील में आपके 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उन ट्रेन की जो स्पीड है, उनका जो टेस्ट ट्रैक किया जाता है, ये अपने जयपुर में बनेगा, जो देश का पहला होगा, और ये सामर झील में बनने वाला है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल थ्रिलोफिलिया ने दिसंबर घूमने के लिए राजस्थान के किस शहर को टॉप 25 के शहरों में पहले स्थान पर रखा? ये जैसलमेर को रखा है। और दिसंबर में सबसे ज़्यादा बेस्ट पर्यटक राजस्थान में कहाँ जा रहे हैं? तो ये जैसलमेर में, उन रेत के दौरों में लहराते हुए वो कलाकार वहाँ अपने झंडे गाड़ेंगे, ये ध्यान रखना। अगला, राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट की पहचान की गई? आप सबको पता है कि राइजिंग राजस्थान आपका 9 दिसंबर को हुआ है 2024 को। 9 से 11 दिसंबर तक चला, 3 दिन, 9, 10, 11, जिसमें कई इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पर्यटन के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये पर्यटन सर्किट चर्चा में रहे, इनकी संख्या कितनी आती है? आपके 10, याद रखना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन मीरा महोत्सव के बारे में सही है? मीरा महोत्सव फतेह प्रकाश भवन पर आयोजित होगा चित्तौड़ में। 21 दिसंबर को गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहा। ये सभी कथन इसके बारे में सही है। अगला, पर्यटन विभाग और आईफा प्रबंधन के जरिए मार्च 2025 में आईफा समारोह कहाँ आयोजित होगा? कल ही पढ़ाया था मैंने। और ये आईफा समारोह आपका कहाँ आयोजित होगा? मार्च 2025 में जयपुर में। राजस्थान के कौन कौन से शहरों में हॉकी टर्फ मैदान बनकर तैयार हो चुके हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आपको राजू को हॉकी में भेजना पड़ेगा, यानी राजू का मतलब राजसमंद, अजमेर, एक आपका जयपुर और एक आपका उदयपुर। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और राजू अपना क्या खेलेगा? रे हॉकी का गेम खेलेगा। चलो, प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। यह कब मनाया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मेरे लाडलों 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। जबकि राजस्थान प्रवासी दिवस आपके कब मनाया जाएगा? ये 10 दिसंबर को। ये घोषणा राइजिंग राजस्थान में किसने की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा की गई। तो राजस्थानी प्रवासी दिवस तो 10 दिसंबर और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। हाल ही में जयपुर के लोक कलाकार सुनीत गिलडियाल चर्चा में रहे। इनका संबंध किस लोक कला से है? तो ये चित्रकार हैं और इनकी एक पेंटिंग जो बेंगलुरु में प्रदर्शित की गई है, इसलिए चर्चा में है। किस डांसर ने गजल गायक वाजिद अली शाह की गजल पर कथक नृत्य किया? कल पूरा पढ़ाया था। ये कथक नृत्य किसने किया? वाजिद अली शाह की गजल पर रश्मि ने किया है। अगला देखो,
हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रहे पंडित संजय राम मराठे का संबंध किस लोक वाद्यंत्र से है? ये हारमोनियम के कलाकार हैं, तत्व वाद्यंत्र है, कल बताया था 2 कलाकार हैं, महमूद दौलपुरी, श्रीलाल देवड़ा। अगले सवाल की ओर, राजस्थान के किस जिले में 100 एकड़ में बनेगा भारत मंडपम जैसा कन्वेंशन सेंटर? मैंने आपको बताया था ये राजस्थान के जयपुर में बनेगा। अब कब बनता है ये बात अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कही है, जो उद्योग वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 100 एकड़ में बनेगा भारत मंडपम जैसा कन्वेंशन सेंटर, ये जयपुर की बात बोली है। जयपुर में आयोजित हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट में किस नृत्यांगना के द्वारा कथक नृत्य को प्रेजेंटेशन किया गया है? तो ये मनीषा गुलयानी ने किया है जयपुर में हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट में। चलो, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु प्रत्येक महीने में 2 बार कल्चरल डायरीज का आयोजन किया जाएगा, और ये आयोजन आपके कहाँ किया जाता है? अल्बर्ट हॉल जयपुर में। एक प्यारे मित्रों, आप सभी एक शानदार न्यूज जरूर देखकर जाना, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो आपके लिए वास्तव में जोरदार न्यूज हो सकती है। ये एक अच्छी खुशखबरी आपके लिए है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को दिव्य दृष्टि क्लासेज की तरफ से 3 तरह के बैच अपने लॉन्च किए हैं। अब इसमें अगर कोई विद्यार्थी किसी भी भर्ती का लाइव बैच परचेज करता है तो उस व्यक्ति को 499 रुपये देने पड़ेंगे और लाइव बैच उसको मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना रिकॉर्डेड बैच खरीदना चाहता है तो वो 299 रुपये में परचेज करें, और कोई ऐसा विद्यार्थी जो अगर किसी भी कोर्स को ना खरीद कर केवल टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहता है तो ये टेस्ट सीरीज आपके रहेगी 199 रुपये। पर ये ऑफर मात्र आपके 3 दिन है, 25, 26, 27 तीनों दिन में आयोजित किया जाएगा ऑफर। इस ऑफर का आप फायदा उठाएं, और जाते जाते एक शानदार तरीके से कमेंट करके जरूर जाइएगा आज की क्लास कैसी लगी, क्या वास्तव में ये रिवीजन हर वीकली होना चाहिए। ऐसी ही क्लास एक और लूंगा अब आपके लिए, और वो मंथली वाली होगी, बस उसमें केवल टॉप क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से। और एक और चीज आपको बता दूं कि कल आपका 23 दिसंबर का दिन होगा, और इस 23 दिसंबर 2024 के दिन एक शानदार क्लास लेकर आऊंगा सुबह 9:15 AM पर, और वो क्लास आपकी होगी राजस्थान विधानसभा की। जो आपके राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, उसके बाद 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, उन सभी की चर्चा करूंगा कल सुबह 9:15 बजे। तैयार रहें इस दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ, अपन मिलेंगे। आज की क्लास में जितने मित्रों ने अपना सहयोग समर्पण दिया उन सभी का शुक्रिया अदा करूंगा, और जरूर जाते जाते कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। और कल शाम 4 बजे वापस अपन धुआंधार सीरीज में स्वागत करेंगे तुम्हारा करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, एक तो सुबह 9:15 बजे राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए, और मिलते हैं कल शाम 4 बजे वापस करंट अफेयर्स में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।